कहते हैं जब इंसान के सिर पर हवस का भूत सवार हो जाता है तो उसे ना ही अपना खौफ होता है, ना ही अपनी समाज का, और ना ही वो किसी से डरता है। अगर रहता है तो खौफ किसी का नहीं रहता है और उसे सिर्फ हवस की ही चाहत लगी रहती है। ऐसा ही कुछ इस कहानी में होता है जो आज की ये सच्ची घटना है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विजय सोनी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, ये जो आज की सच्ची घटना है वो बिहार की है। बिहार के एक छोटे से ही कस्बे में एक परिवार में 3 लोग रहते थे, माँ, पिता और प्रियांशु। प्रियांशु की उम्र महज 14 साल थी और उसके माता पिता का जो स्वास्थ्य था वो सही नहीं रहता था। वो बीमारी की स्थिति में रहते थे, तो इस कारण प्रियांशु की शिक्षा दीक्षा में भी रोड़ा पड़ गया और पढ़ ना सका। उसकी चिंता उसे अंदर ही अंदर ये लगती थी कि अब हमारे घर का पालन पोषण और ये खाने का खर्चा कैसे चलेगा, और माता पिता की दवाइयाँ भी हैं। तो इसलिए वो कमाई के लिए, नौकरी करने के लिए वो चेन्नई पहुंच जाता है। चेन्नई में उसे एक कंपनी में महज 8 से 10 हज़ार रुपये माह के हिसाब से उसे नौकरी भी मिल जाती है। चेन्नई जैसे ही पहुंच जाता है तो वहाँ पर एक लेडी जो होती है, उसकी जो एज होती है, उम्र होती है, वो 34 से 35 साल होती है। उस औरत की नज़र जब प्रियांशु पर पड़ने लगती है तो उसके पास पहुंच जाती है और बोलती है कि आपका नाम क्या है। प्रियांशु कहता है कि मेरा नाम प्रियांशु है। तो वो कहती है कि आप डरो मत, आपको किसी भी चीज़ की अगर आवश्यकता हो तो बेझिझक हमसे मांग लेना, आपको डरने और सहमने की कोई बात ज़रूरत नहीं है। मैं भी तुम्हारी चाची जैसी हूँ, मुझे अपनी चाची कहना। तो ऐसे ही बातों का सिलसिला जब दोनों के बीचों में चलने लगता है, तो जब वो अपने घर पे आ जाती है तो अपने पति को हिमांशु के बारे में बताती है कि ऐसे ऐसे प्रियांशु नाम का एक लड़का है और अपने राज्य से है, बिलोंग करता है, वो काफ़ी बढ़िया है, उसके माता पिता हैं। तो अपने पति को, गंगाराम को बता देती है। जो बताती है उस लेडी का नाम सीता होता है। सीता जब गंगाराम से कहती है कि प्रियांशु नाम का एक छोटा लड़का 14 साल है, उसके माता पिता बीमार रहते हैं, इस कारण बेचारा पढ़ नहीं सका और वो नौकरी करने के लिए चेन्नई आया है। तो गंगाराम कहता है कि मुझे उससे मिलवा दीजिए। जब वो अपनी ड्यूटी पर जाता है, गंगाराम उसकी वाइफ, तो उसी के सामने फिर प्रियांशु पड़ जाता है। प्रियांशु को देखते ही उसे बुलाती है, हंसती है और कहती है कि आज तुम्हें मेरे घर पर चलना पड़ेगा, आज तुमको तुम्हारे अंकल जी ने याद किया है और मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है। तो वो उनकी लालसा है, जिज्ञासा है कि वो आपसे मिलकर कुछ बात करें और आपसे बतलाना चाहते हैं। तो वो प्रियांशु कहता है कि मैं आज नहीं जाऊंगा आंटी, मैं कल जाऊंगा। ठीक वो उसने अगले दिन फिर कहती है, तो प्रियांशु घर चला जाता है। प्रियांशु चला जाता है तो उन्हें चाय नाश्ता प्रियांशु के लिए बनाई होती है, लेकिन उस महिला की औरत उसकी गंदी तरह से उसकी तरफ देखती है, लड़की जो जिसकी महज 14 साल उम्र होती है। प्रियांशु नाबालिग और सहमा हुआ कुछ कह नहीं सकता है, लेकिन वो अपनी नज़रों को काबू नहीं कर सकी, ठीक चली जाती है। ठीक कुछ दिनों बाद जो गंगाराम है उसे नाइट की ड्यूटी लग जाती है और नाइट के कारण और उसकी जो मैडम होती है उनकी नाइट की छुट्टी होती है। तो गंगाराम कहते हैं कि सुनिए, आज मैं रूम पर नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मेरी दोनों शिफ्ट मालिक ने लगा दी हैं। तो वो कहती है तो मैं कैसे रहूँगी, तो मैं आज प्रियांशु को लिवा लाऊंगी। तो वो माँ के ठीक है, मैं प्रियांशु को स्वाद दे दूँगी। तो वहाँ पर पहुँचती है प्रियांशु के पास, प्रियांशु को घर पर बुला लाती है और उसे अलग कमरा दे देती है
प्रियांशु खाना पीना खा के सो जाता है। जैसे आधी रात होती है तो प्रियांशु के कमरे में वो औरत पहुंच जाती है और हाथ फेरने लगती है और कहती है, चुपचाप पड़े रहो, जैसे मैं कहती हूँ वैसा करते रहो। अब वो बच्चा नादान, जिसे एक आशा और एक हेल्प की उमंग उसके दिल में जग रही थी, वो उसे हवस की शिकार उसने बना लिया। महज 14 साल का, जिसके हाथ में कॉपी पेन पेंसिल होना चाहिए, वो काम करने की कगार पर निकला था करने के लिए कि उसने सोचा था कि मैं माता पिता का इलाज कराऊंगा। उसे क्या मालूम था कि उसके साथ ये सब होने वाला है। तो उसे अपने हवस का शिकार बना लाती है। जो उसके अंदर हार्मोन्स होते हैं वो जाग जाते हैं और महज 14 साल की उसका लड़की का बलात्कार कर देती है। तो एक दिन ऐसे ही कत प्रक्रिया होती है। दिन 2-4 दिन महीनों होती रही। तो महीनों के बाद उसके पिता यानी उसके अंकल जो होते हैं महबूले, गंगाराम की नज़र पड़ती है तो वो उसका विरोध करता है, लेकिन कुछ कहता नहीं है। विरोध करने के बावजूद भी वो लोग नहीं मानते। जो सीता होती है वो कहती है, अगर आपको रहना है तो रहो, नहीं तो आप यहाँ से चले जाइए, मैं तो यहीं रहूँगी। तो गंगाराम अपने बच्चों को लेके उस मकान से चला जाता है और कहीं दूसरी जगह पहुँच जाता है। लेकिन सीता का अपराध और उस पर जो रेगुलर जो हवस का शिकार बनाती थी वो कार्यक्रम उसका रेगुलर चलता रहा। अब तो वो गंगाराम को घर बनने के लिए एक और धमकी उसको प्रियांशु को देनी पड़ी कि तुम्हारी खातिर मैंने बच्चों और अपने पति को निकाल दिया, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। प्रियांशु अपने माता पिता की तरफ सोचते हुए कहता है कि एक तो तुमने मैं प्यार में बहला फुसला के मेरे साथ क्या किया है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करता। अब वो डराती है, धमकाती है, लेकिन दिमाग में रील चलती रहती है प्रियांशु के कि मैं कैसे तोड़ पाऊँ। तो उसके दिमाग में धारदार जब घर से चलता है रोज़ की भांति, तो जेब में धारदार छुरा लेके चलता है और बेड के जो बिस्तर होता है उसके नीचे छिपा देता है। तो तैसे ही रोज़ की गतिविधियाँ जो चल रही थी, दिनचर्या ऐसे ही वो फिर साथ रहते हैं। जब वो उठता है तो सीता के एक नहीं बार बार उसके कई बार चाकू मारता है और अंत में सीता की वहीं पर मौत हो जाती है। और दावे पाए वहाँ से प्रियांशु अपने रूम के लिए भाग जाता है। तो उसके जो आस पड़ोसी होते हैं तो उसे जब सीता नहीं देखती है तो उसकी तरफ झांकते हैं, तो घर में घुस जाते हैं कि गंगाराम की पत्नी कई दिन हो गए निकली नहीं है। जब वहाँ पर पहुँचते हैं मौके वारदात, तो सीता वहाँ मृत पड़ी थी। कई गहरे बार किए थे। जब वो पुलिस थाने में FIR करते हैं तो उसके गंगाराम के पास पुलिस फ़ोन करती है कि सुनिए आपकी पत्नी का मर्डर हो गया है, यानी वो किसी ने मार दी हैं। तो जब गंगाराम कहता है कि ऐसे फला व्यक्ति से वो प्यार करती थी, उसी की खातिर उसने मुझे घर से निकाल दिया, और अपनी जो रिपोर्ट है उसके गंगाराम उस प्रियांशु के नाम करवा देते हैं। प्रियांशु की कॉल सर्विस लाइन्स पर लगाती है और पुलिस से अरेस्ट कर लेती है। उन्हें IPC की धारा के तहत 376 और मर्डर की धारा लगाकर उसे जेल पहुंच देती है। कोर्ट कुछ दिनों बाद उसे 5 साल की सज़ा बोल देता, उसे बाल गृह सुधार में पहुंचाया जाता है। दोस्तों, जब सज़ा काट के जाता है तो प्रियांशु अपने लौट के माता पिता के पास पहुंच जाता है और खुश रहता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, जबकि माँ की ही उम्र में ऐसी डाहन बैठी हैं, उन्हें सजग और जागरूक करना है। दोस्तों, अगर आप